हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी पीसीएस एसएएच सीरीज़ में। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने जो प्रीवियस 4 लेक्चर्स हमारे एसए के हैं वो देख लिए होंगे और आज हम फिफ्थ लेक्चर पर आ चुके हैं। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे, उसमें सबसे पहले था हमारा ओरिएंटेशन क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऐसे का फॉर्मेट क्या होता है ना? 3 ऐसे लिखने होते हैं आपको यूपीपीसीएस में। सेक्शन ए से 1 लिखना है, बी से 1 लिखना है और सी से 1 लिखना है, ठीक है? 700 वर्ड का ईच ऐसे होता है, 50 मार्क्स का ईच ऐसे होता है और हमने अपना टारगेट भी सेट कर रखा है 120, है ना? 120 हम लोगों को टारगेट जिसमें अचीव करना है। 35 प्लस तो लाना ही है और 40 के लिए एम करना है। 40 एक आइडियल स्कोर होगा। अगर आप 40 हर ऐसे में लेकर आ गए, तो आपका काम सेट है, आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने सेकंड लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से आप अपने ऐसे के टॉपिक को चुन सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग किस टाइप से कर सकते हैं, 10 टाइप्स के इंट्रोज़ कौन से होते हैं, कंक्लूजन्स कौन से होते हैं, है ना? फिर हमने थर्ड और फोर्थ लेक्चर में ऐसे का जो मेन पार्ट है, 70% ऑफ द ऐसे इज़ ड्रिवन बाय द बॉडी। ऐसे की जो बॉडी होती है ना? जिसमें आपके 500 वर्ड्स लिखे जाते हैं। तो उनके डिफरेंट डायमेंशंस कैसे जनरेट करने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। हमने 2 टाइप की स्ट्रक्चरिंग देखी थी, है ना? कि एक स्ट्रक्चरिंग आपकी सिंपल रहती है, जिसमें आप अपना ऐसे का टॉपिक लिखते हो और फिर यहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन लिखते हो। इंट्रोडक्शन जब आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद आप एक अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखते हो, कि थीसिस स्टेटमेंट में आप लिखते हो जनरली आप बताते हो एग्ज़ामिनर को, है ना? एग्ज़ामिनर को आप बताते हो जनरली कि मैं इस ऐसे में ये डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज़ एक्स, व्हाई इज़ एक्स, है ना? व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एक्स, है ना? इम्पैक्ट ऑफ एक्स और व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एक्स। इस तरीके से मैं अपने आपके जो थीसिस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखूँगा, ठीक है? और फिर उसके बाद आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी और बॉडी में डिफरेंट टाइप के मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि किस टाइप से आप बॉडी में जो है स्ट्रक्चर सोच सकते हैं, किस तरीके से आप कंटेंट को सोच सकते हैं, है ना? डिफरेंट मॉडल्स आपके साथ डिस्कस किए थे, लाइफ साइकिल अप्रोच डिस्कस की थी, जो आपकी पेस्टल अप्रोच है वो डिस्कस की थी हम लोगों ने, ठीक है? इस तरीके से हमारा जो है बॉडी में डिस्कशन हुआ था। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारी डिफरेंट थीम्स हैं, कुछ टॉपिक्स हम आज के लिए निकालेंगे जिसमें हम उनका डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक ऐसे आपका आता है, उसका डिस्कशन होगा, है ना? वीमेन एम्पावरमेंट। उसके अलावा एक ऐसे आपका जो है हम उसमें देखेंगे, मीडिया के बारे में देखेंगे कैसे, ठीक है? हम और भी चीज़ें हैं, और भी टॉपिक्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे आज के जो है लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड आई होप कि आपने ये कनेक्टर्स वगैरह जो है अच्छे से लिख लिए होंगे, इनका नोट्स बना लिए होंगे और आप इनको यूज़ कर रहे होंगे, है ना? ये कनेक्टर्स भी आपको जो है एग्ज़ाम में याद रखने हैं। इनको रेक्टिफ़ाई कर लो और अपने टेबल के सामने इनको लगा लो और इनको रट के अपने एक ऐसे में यूज़ करो। इनका यूज़ करना स्टार्ट कर दो और मैंने जो बोला था आप कम से कम 1-2 ऐसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो पर डे, है ना? ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। 700 वर्ड्स का एक ऐसे है। कितना टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा डेली देना स्टार्ट कर दो आप अभी से। है ना? जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपका ऐसे की प्रैक्टिस जो है टाइम टू टाइम चलती रहे। तो जो 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हमने आइडेंटिफ़ाई किए थे, पहला जो आपका सेक्शन ए से कुछ टॉपिक्स थे, जैसे विमेन एम्पावरमेंट हो गया, ठीक है? एजुकेशन हो गया, लिटरेचर हो गया, ये सब चीज़ें, सोशल मीडिया हो गया, जस्टिस हो गया, है ना? फिर दूसरा आपका सेक्शन बी जिसमें साइंस, एनवायरनमेंट और जो आपकी इकोनॉमी और एग्रीकल्चर आ जाएगा। फिर नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस आ जाएगी और डेवलपमेंट आ जाएगा सेक्शन सी में। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक जो हमारा है, वो है हेल्थ केयर से रिलेटेड, है ना? पहला टॉपिक हेल्थ केयर आ गया आपका। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमने आपको प्रोवाइड किए हैं कोट्स, है ना? जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना कि आप कोट बेस्ड इंट्रो लिख सकते हो। कोट बेस्ड इंट्रो या फिर कोट बेस्ड आपका कंक्लूजन भी हो सकता है। अगर एजुकेशन पे या सॉरी आई मीन हेल्थ केयर पे अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप ये कोट यूज़ कर सकते हो अपने ऐसे में एज लाने के लिए। ये प्लस आपके 5 मार्क्स की जो है कुंजी है। आपके प्लस 5 मार्क्स होंगे इससे। एग्ज़ामिनर को अब कोई जनरली अगर कोई हेल्थ केयर पे कोई क्वेश्चन आता है ऐसे में, अगर उसको स्टार्ट कर रहा है वो जनरली कि इंडिया में हेल्थ केयर बहुत ख़राब है, इंडिया में हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं है, देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द हेल्थ केयर इन इंडिया। while other person who is watching this lecture is using these quotes, है ना, by different personalities, different famous personalities to highlight the healthcare in India,
एंड दैट गिव्स अ बेटर इम्पैक्ट, है ना? इससे पता चलता है कि आपकी मैच्योरिटी कितनी है, आप कितने मैच्योर हैं, आपका कंटेंट कितना मैच्योर है, आप स्टूडेंट कितने डाइवर्सिफाइड हो, है ना? इसमें गांधी जी का कोट है, इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ, नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसको याद कर लो। इसमें से मतलब आपको एक काम करना है, जो भी आपको पसंद आए, जितनी भी आपको 2 कोट याद कर लेने हैं हेल्थ से रिलेटेड। है ना? 2 कोट आप हेल्थ से याद कर लो, 2 आप एजुकेशन से याद कर लो, 2 आप डेमोक्रेसी से याद कर लो, 2 आप एनवायरनमेंट से याद कर लो, है ना? इस तरीके से आप जो है कोट जो डिफरेंट थीम्स हैं, जो आपकी 30 थीम्स हैं, 30 थीम के लिए आपको 2-2 कोट याद करने हैं, तो आपको 60 कोट्स में आपका काम हो जाएगा। है ना? इसमें से 60 में से आप कम से कम 20 तो कोट आपको याद ही होंगे अभी। जो गांधी जी के कुछ कोट्स हैं, जो सब जगह लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गांधी जी का जो नीड और ग्रीड वाला जो वो कोट है, वो आपको याद होगा। है ना? ये सब जो कोट्स हैं आप गांधी जी के, वो सबको याद रहते हैं। है ना? और नॉन वायलेंस एक क्रीड है, ये भी याद होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका इंट्रोडक्शन किस तरीके से होगा हेल्थ केयर का, है ना? कि इंट्रोडक्शन जो है आपका किस तरीके से बनना चाहिए, भूमिका किस तरीके से आप बनाएँगे। अब मैंने आपके साथ जो 10 टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन डिस्कस किए थे, उसमें से आप कोई सा भी इंट्रोडक्शन यहाँ लगा सकते हैं। है ना? सबसे पहले आप हेल्थ केयर को डिफाइन भी कर सकते हैं या फिर हेल्थ केयर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। ये आपका हेल्थ केयर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रखा है। आप डिफरेंट जो है आपके हिस्ट्री में जो आपके फिजिशियंस थे, आप उनका नाम भी बता सकते हैं। उनके नाम के हवाले से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? या फिर आप किसी कोट के आप जो है एक श्लोक को यूज़ करके भी अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं हेल्थ केयर का। ठीक है? फिर हेल्थ केयर में कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं? जो मैंने डिस्कस किया था कि पैराडॉक्सेस और कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड जो है आपका इंट्रो हो सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट। आपके लिए हमने नोट्स इस तरीके से अरेंज किए हैं, जिससे आपको कोई भी इश्यू ना आए। आप इन नोट्स को पढ़ें और आप 40 प्लस स्कोर करें अपने ऐसे में। यही गोल है हमारा। ठीक है? अब व्हाई हेल्थ केयर इज़ इम्पोर्टेंट? व्हाई? है ना? व्हाई हेल्थ केयर इज़ इम्पोर्टेंट? बिकॉज़ हेल्थ केयर इज़ अ सोशल गुड। ये एक सोशल गुड है। क्यों? क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा पीपल को फ़ायदा होता है। अगर लोग बाग हेल्दी होंगे, तो वो कहीं न कहीं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। कहीं न कहीं एक हेल्दी जो है आपका एजुकेशन होगी और जो है एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका अच्छा बनेगा। तो एक ये हेल्थ जो है आपका एक सोशल गुड है, ये आपको याद रखना है। हेल्थ इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल गुड। पॉलिटिकल गुड कैसे है? कि इट enables द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इनटू पॉलिटिकल प्रोसेस। इंपॉर्टेंट कि अगर इलेक्टोरल इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस होती हैं या फिर ग्राम सभा की अगर मीटिंग होती है, ठीक है? तो उसमें कौन लोग जा पाएँगे? कौन लोग उसको अटेंड कर पाएँगे? तभी तो आप अटेंड कर पाएँगे जब आप हेल्दी हैं, है ना? हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फंक्शन एज़ अ पॉलिटिकल गुड। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। हेल्थ एज़ अ इकोनॉमिक गुड जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, पेस्टल अप्रोच के साथ, है ना? पेस्टल अप्रोच जो हमने डिस्कस की थी कि बॉडी को किस तरीके से खोलना है। हेल्थ एज़ अ इकोलॉजिकल गुड, है ना? इकोलॉजिकल गुड कैसे है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करता है? सस्टेनेबल कंज़म्पशन को कैसे प्रमोट करता है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं इससे? ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में एग्ज़ाम्पल्स भी दे रखे हैं हमने, है ना? कि तमिलनाडु में जो रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुआ था कॉपर प्लांट में, वो क्यों हुआ था? क्या पॉल्यूशन हो रहा था उससे? हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था? आपके करंट के एग्ज़ाम्पल्स भी हम दे रहे हैं, है ना? जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना डायमेंशन, आर्गुमेंट एंड एग्जाम्पल अप्रोच। एक आपके पैराग्राफ में यही चीज़ें जो है एग्जामिनर ढूँढता है कि लॉजिकल कोहेरेंस है या नहीं है। डायमेंशन दे दिया कि हेल्थ इज़ अ इकोलॉजिकल गुड, ये हो गया आपका डायमेंशन। उसके बाद आर्गुमेंट दे दिया कि भैया ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करता है, सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रमोट करता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ में हेल्प करता है। उसके बाद एग्जाम्पल दूँगा कि भैया अभी जो है जो आपका तमिलनाडु स्टेरिलाइट प्रोटेस्ट जो हुआ था वहाँ के कॉपर प्लांट में, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा था ह्यूमन हेल्थ को या फिर जनता की हेल्थ को। अब हेल्थ एज़ अ एथिकल गुड कैसे है? इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं सोच पाएँगे, है ना? हेल्थ जो है एथिकल गुड कैसे है? ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है। हेल्थ इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एसडीजी नंबर 3 में आता है, गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? और फिर चैलेंजेस क्या हैं इंडिया में हेल्थ के? व्हाट आर दी चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया? सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वही वीक है ना? वो वीक है क्यों? उसके एग्ज़ाम्पल्स दे दो कि कितने बेड अवेलेबल हैं पर पीपल, इन बिहार में कितने हैं और गोवा में कितने हैं,
इस तरीके से आप एग्ज़ाम्पल दे दो। और जो आपके लिए फैक्ट्स का हमने हाइलाइट किए हुए हैं, इसका इम्पोर्टेंट है आप याद कर लें इसको। इसको आप जो है अपने जब नोट्स बनाएँगे, तो इसको आप हाइलाइट करेंगे। हाइलाइट कैसे करेंगे कि 70% ऑफ द हेल्थ केयर जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर्स होते हैं इंडिया में। और बिहार में जो हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं, वो इतने हैं और गोवा में इतने हैं। इस तरीके से आप इसको नोट्स को हाइलाइट कर लेंगे और उसको याद कर लेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। सिंपल, समझ आ रहा है सारी चीज़ें, है ना? दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो चैलेंज है वो है इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग। अब इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग क्यों है कि भैया हम 1.28% ऑफ जीडीपी ही स्पेंड करते हैं। गोल क्या होना चाहिए? या तो 2.5% आप स्पेंड करो। ये तो मिनिमम है आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से, इतना बेयर मिनिमम है। कई कमिटीज़ हैं जिन्होंने ये रिकमेंड किया है कि पॉपुलेशन का 2 पॉइंट फ वो सॉरी जीडीपी का 2.5% आपको हेल्थ केयर में लगाना चाहिए। ये सिस्टम है आपका। वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड प्राइवेट सेक्टर। जैसे इंडिया में अभी एक आयुष्मान योजना आपने सुनी होगी, आयुष्मान भारत योजना। ये एक इंश्योरेंस की योजना है ना? ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें जो है जितने भी आपके वीकर सेक्शंस हैं उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। अब इस स्कीम का मिसयूज़ होता है। मिसयूज़ कैसे होता है? प्राइवेट सेक्टर जो है इसका मिसयूज़ करता है क्योंकि वीक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं। इसमें फ़ॉल्स क्लेम्स लगाए जाते हैं ना, फ़ॉल्स क्लेम्स लगाए जाते हैं जिससे जो है मनी को एक्सटॉर्ट किया जा सके। गवर्नमेंट मनी को या फिर पब्लिक एक्सचेकर को एक्सटॉर्ट किया जा सके। अब वो होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो नोडल एजेंसी है इस तरीके से आपको इस तरीके से अपने एग्जाम में ऐसे में इस तरीके से कोट करनी है चीज़ें कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए कि अगर आप हेल्थ केयर पर कोई आंसर लिख रहे हो तो उसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी है या नहीं है। अगर आप लीगल इश्यूज पर कुछ लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की एक आपकी रेगुलेटरी या फिर एक बॉडी है। ये आपको पता होनी चाहिए सब चीज़ें, है ना? और फिर इंफ्रा की इनएडिक्वेसी तो आपको पता ही है कि भारत में कितना इंफ्रा अवेलेबल है हेल्थ केयर के लिए, ये भी आपको लिख के आना है। बेसिक हेल्थ केयर ही नहीं है। जब इंडिया में कोविड-19 आया था, कोविड-19 की वेव आई थी, तो हमने पूरा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था उस टाइम पे। ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं थे, है ना? ऑक्सीजन के प्लांट्स बिल्ड किए गए, है ना? वेंटिलेटर्स नहीं थे। शायद मेरे हिसाब से 2 लाख के आसपास ही वेंटिलेटर्स थे पूरे इंडिया में और वो 2 लाख से हम शायद 20 लाख पे ले गए थे अपने हेल्थ केयर इंफ्रा को। तो ये पता होना चाहिए आपको, किस तरीके से क्या फंडिंग है, कितनी इनएडिक्वेसी है, ये फैक्ट्स आपको एग्ज़ाम में कोट करने हैं, इसलिए आपके लिए लिखे गए हैं यहाँ, है ना? इनइक्विटी है हेल्थ केयर में, इनइक्विटी कैसे है? इनइक्विटी ऐसे है भाई कि रूरल एरियाज़ में बिल्कुल भी इंफ्रा नहीं है और अर्बन एरियाज़ में कुछ ज़्यादा ही इंफ्रा है ना? हेल्थ केयर कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। और रूरल एरियाज़ में बिल्कुल कम है। गवर्नमेंट को रूल बनाना पड़ रहा है कि आपके ग्रेजुएशन के बाद 3 साल आपको कंपल्सरीली रूरल एरियाज़ में सर्व करना पड़ेगा। इस तरीके की इनइक्विटी है वहाँ पर हेल्थ केयर में। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना? और जो आपका हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो भी फ्रेगमेंटेड है। फिर आपकी किस तरीके से वीक गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी, वो भी एक रीज़न है। इस तरीके से सारे के सारे रीज़न्स आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। फिर इंडिया की अचीवमेंट कोई अगर हो, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। है ना? कि इंडिया अब पॉज़िटिव चीज़ें भी तो आपको बतानी हैं। आप केवल नेगेटिव नहीं बता सकते ना, क्योंकि यू आर द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर। आप फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप केवल और केवल नेगेटिव चीज़ें नहीं बताएँगे। आप उसमें पॉज़िटिव चीज़ें भी बताएँगे कि हेल्थ केयर में ऐसा नहीं है सब गड्ढे में ही है, ऐसा नहीं है सब गड्ढे में है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। भारत में नए एम्स खुले हैं, इंफ्रा डेवलप हुआ है, ठीक है? भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है ना? हम दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्मेसी जो है एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी सस्ते प्राइस पे। मेडिकल टूरिज़्म होता है इंडिया में। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं हमारे पास आयुष है, सबसे बढ़िया योगा है आपके पास, है ना? वेलनेस के लिए, पूरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं योगा। ये सब चीज़ें पॉज़िटिव चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब क्या अदर स्टेप्स हैं जो कि लिए गए हैं इंडिया में हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए? कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट लिख रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स आने चाहिए। आर्टिकल्स वहाँ दिखने चाहिए, कोट होने चाहिए आर्टिकल्स, है ना? तो वो आपको उस तरीके से स्कीम्स का यूज़, स्कीम को डालना, आयुष्मान भारत को यूज़ करना, इस तरीके से। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? ये आपको +2 या प्लस आपके 5 मार्क्स दिलाएगी आपको, है ना? ये कोई भी नहीं लिख रहा।
एग्ज़ाम में या आप जीएस में भी लिख सकते हो। जीएस पेपर आपका 2 जो होता है, उसमें आपका हेल्थ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें भी आप ये केस स्टडीज़ डाल सकते हो कि क्या-क्या पॉज़िटिव केस स्टडीज़ हैं, कि तमिलनाडु और गोवा का जो रोल मॉडल है हेल्थ केयर में, उनकी प्राइमरी हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये आपको डालनी है अपने एग्ज़ाम में, है ना? जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल डालना है आपको। उड़ीसा का ई हेल्थ केयर सिस्टम डालना है, आशा हेल्थ वर्कर्स को डालना है ना? अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी सिंथेसिस, है ना? जो हमने डिस्कस किया था कि हम पहले थीसिस देंगे, फिर हम एंटीथीसिस देंगे, फिर उसके बाद बनाएँगे सिंथेसिस। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? पेनल्टीमेट क्या होगा? पेनल्टीमेट क्या होने वाला है हमारा? हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे शिफ्ट होने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हम अपने कॉन्सेप्शन मतलब हेल्थ को किस तरीके से हम लेते हैं। हम हेल्थ को पॉज़िटिवली तो ले सकते हैं, हम वेलनेस की बात भी तो कर सकते हैं, हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात भी तो कर सकते हैं, कि केवल हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर की बात करेंगे। बीमारी कोई हो गई, उसके बाद इलाज की बात करेंगे बस। उसको प्रिवेंट भी तो करना है, वेलनेस की बात भी तो करनी है, मेंटल हेल्थ की बात भी तो करनी है। ये सब बातें कब होंगी? कॉन्सेप्ट में चेंज करने की ज़रूरत है। Women as a agency of health, most important, because when women moves, villages moves, family moves, society moves and nation also moves. जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, सोसाइटी आगे बढ़ती है, देश आगे बढ़ता है और विश्व आगे बढ़ता है। इतनी पावर है महिलाओं की। तो महिलाओं को इंक्लूड करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, स्पेस टेक का यूज़ करना पड़ेगा, नैनो टेक का यूज़ करना पड़ेगा। ये सब जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, आंगनवाड़ीज़, आशा वर्कर्स, इन सब का यूज़ करना पड़ेगा आपको। इनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर यही हैं जो आपके वॉरियर्स हैं। जो कोरोना वॉरियर्स जो रियल कोरोना वॉरियर्स थे, वो आपके यही थे। जो आपके ग्राउंड पे खड़े हुए थे। फिर आपका जो इंडिजीनियस सिस्टम है, उसको भी रिजेन्युएट करना है आपको। आयुष को रिजेन्युएट करने की ज़रूरत है, जिसको हम भूल गए हैं। आयुर्वेदा को, है ना? यूनानी को और आपका योगा को, सिद्ध को, ये भी आपको रिजेन्युएट करना है ना? और फिर आपके जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, उनसे सीख कर कुछ इम्प्लीमेंट भी करना है आपको, वो भी आपको काम करना है। फिर आपको जो है एथिक्स भी अप्लाई करनी है। एथिक्स आपको नहीं भूलना है कि भैया सर्विस ये जो है बहुत ही गॉडली सर्विस है, भगवान की सेवा कर रहे हो आप। अगर आप किसी मरीज का इलाज कर रहे हो, किसी डिजीज्ड पर्सन का इलाज कर रहे हो, तो आप भगवान की सेवा के बराबर है। एथिक्स भी इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी हैं जिससे इंडिया सीख सकता है ना? वो मॉडल्स भी हमने आपके लिए दे रखे हैं, उनको भी आप कोट करिए। फिर आपके कंक्लूजन में क्या चीज़ें यूज़ होंगी वो भी आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है। कंक्लूजन भी आपके लिए दे रखे हैं हम लोगों ने। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था? कोट से या तो स्टार्ट करिए या कोट से एंड करिए। अमर्त्य सेन ने क्या एनालॉजी दी थी हेल्थ केयर से रिलेटेड, उससे कंक्लूड कर दीजिए, आपका काम सॉर्टेड है। इस तरीके से आपको हेल्थ को अप्रोच करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एजुकेशन सिस्टम। जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है ना? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, क्योंकि आर्टिकल 21 ए फंडामेंटल राइट में मेंशन्ड है कि आपको जो है जो 6 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक की एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड पीपल कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एज इट इज एनशाइंड अंडर द फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़, ये आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को फ्रेम करना है कि लगना चाहिए मैच्योर्ड आदमी है, मैच्योरिटी है इसके अंदर। इसके अंदर जो है कंटेंट की मैच्योरिटी है, एकेडमिक मैच्योरिटी है, इसको पता है। केवल ये कॉन्स्टिट्यूशन को कोट नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को जानता है ना? उस तरीके से। और इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है कि हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है एजुकेशन में। अभी हमारे पास एक पॉपुलेशन ऐसी है जो काम कर सकती है, जो वर्किंग पॉपुलेशन हो सकती है।
उसका यूज़ करने के लिए उनको एजुकेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उनको हम एजुकेट कर पाएँ, उनको स्किल्स दे पाएँ, तो हम जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर पाएँगे, उसको फ्रूटफुली यूज़ कर पाएँगे। और स्ट्रेंथ क्या है? हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एजुकेशन का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ तक कि ये रोल मॉडल भी है ना? अफ्रीका में भी हम जो है टेली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इंडिया से। वहाँ की कई कंट्रीज़ में हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रा के साथ। तो ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, है ना? ये एग्ज़ाम्पल ऐड कर लेना। फिर कि हमारा फ़ोकस बढ़ता जा रहा है जो फाउंडेशनल लिटरेसी है ना? अब जैसे हमारे यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो जो कि 50 प्लस है, 40 प्लस है, जो कि अपने ज़माने में नहीं पढ़ पाए। जिनको बेसिक न्यूमेरेसी नहीं आती है, जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, भाग देना नहीं आता, मल्टीप्लाई करना नहीं आता, उनको बेसिक एक सेंटेंस लिखना नहीं आता। तो ये जो बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी है, उस पे हमारा फ़ोकस बढ़ता जा रहा है। उसके लिए निपुण भारत योजना चल रही है, मिड डे मील चलाया जा रहा है ना? बच्चों के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर वीकनेस क्या है? वीकनेस सिंपल, वीकनेस अगर आपको कुछ भी नहीं आ रही है ना, तो एक तो इंफ्रा की वीकनेस है। इंफ्रा की वीकनेस में क्या बताओगे? कि भाई एक बेसिक इंफ्रा भी नहीं है क्योंकि आपने गाँव के भी स्कूल्स देखे नहीं हैं। अगर आप गाँव के स्कूल्स देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि गाँव के स्कूल की स्थिति क्या है। टॉयलेट्स नहीं है ना? फैन्स नहीं हैं क्लासरूम्स में, टेबल्स नहीं हैं, चेयर्स नहीं हैं, बेसिक इंफ्रा नहीं है बिल्कुल भी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है ना? तो ये सारी की सारी दिक्कतें हैं, इंफ्रा की इतनी बेसिक दिक्कतें हैं। क्यों है इंफ्रा की दिक्कत? क्योंकि फंडिंग नहीं है। अभी इंडिया शायद 2.5% के आसपास जीडीपी का स्पेंड करता है एजुकेशन पे, जिसको हमें लेकर जाना है 5% पर। 5% ऑफ द जीडीपी, यही हमारा गोल है, जो कि कोठारी कमीशन ने इसको सेट किया था। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की जो है आपकी, उसमें भी ये मेंशन्ड है कि आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाना पड़ेगा। अगर स्कूल में टॉयलेट बनानी है तो लगेंगे फंड्स, स्कूल में फैन्स लगाने हैं तो लगेंगे फंड्स, स्कूल में चेयर्स चाहिए तो लगेंगे फंड्स। फंडिंग की दिक्कत है, इंफ्रा की दिक्कत है, फिर आपके टीचिंग क्वालिटी की भी तो दिक्कत है, टीचिंग की क्वालिटी भी तो बहुत खराब है। टीचर एब्सेंटिज़्म भी तो है, स्कूल्स में टीचर्स ही नहीं आ रहे हैं, टीचर्स ही पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, ये भी तो एक इश्यू है। फिर आपका डिजिटल डिवाइड, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पहली बात तो मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी नहीं है बच्चों के पास। फिर इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। इंटरनेट अब आज आप देख लो, इंटरनेट ₹1000 में आपको 84 डेज़ के लिए मिलता है। महीने का आपका कम से कम ₹350 का आपको पड़ेगा। तो ये हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। आज भी इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जो ₹350 में अफ़ोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेट को। तो ये डिजिटल डिवाइड क्रिएट करता है ना? जो पेडागॉजी है हमारी, रोट बेस्ड पेडागॉजी है। पेडागॉजी जो है आपकी, वो रोट बेस्ड है, रटाई पे फ़ोकस्ड है, रट्टाफिकेशन। गांधी जी भारत आए, गांधी जी ने भारत में चरखा चलाया और आज़ादी मिल गई 1947 में। रट्टोफाई, गांधी जी क्यों आए? गांधी जी का क्या रोल था? अदर रोल्स क्या थे? सोशल और इकोनॉमिक जो है कंडीशन क्या थी? लॉजिक नहीं बताएँगे, सिर्फ़ रट्टोफाई। ये पेडागॉजी में दिक्कत है, टीचर्स की शॉर्टेज है, ट्रेनिंग का गैप है, ये सारी की सारी चीज़ें। अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी, बहुत ड्रास्टिक रिफॉर्म्स लेकर आई है, जिससे आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर सकते हैं, स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, सारा का सारा काम कर सकते हैं आप, है ना? और फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंक्लूजन की बात चल रही है। अगर गाँव में आप बेस्ट टीचर्स नहीं पहुँचा सकते, आप टेक्नोलॉजी पहुँचा दीजिए, एक आपका डिजिटल बोर्ड पहुँचा दीजिए, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पहुँचा दीजिए, जिससे आपका बेस्ट टीचर दिल्ली में बैठ के आपके बच्चों को पढ़ा देगा। इस तरीके से टेक्नो ड्रिवन इंक्लूजन करना है। स्किल्स एंड वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपेंशन करना है। यूएस में या फिर यूरोप में एजुकेशन आपको बचपन से ही प्रोवाइड की जाती है वोकेशन की। वोकेशन मतलब क्या होता है कि आपको बेसिक प्लम्बरिंग जो होती है वो आपको बेसिक बता दी जाएगी। इलेक्ट्रीशियंस क्या काम करते हैं बेसिक आपको बता दिया जाएगा। बेसिक आपको मैकेनिकल जो चीज़ें होती हैं कार में क्या होता है ये सब चीज़ें आपको बता दी जाएँगी स्कूल्स में। ये सब चीज़ें आपको वोकेशनल लर्निंग स्किल्स, लाइफ स्किल्स आपको सिखाई जाएँगी। इसी प्रकार से आपके थ्रेट्स क्या हैं? व्हाट आर दी थ्रेट्स? इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सोशियो इकोनॉमिक, जेंडर इनइक्वालिटी, रीजनल डिस्पैरिटी, बिहार में एजुकेशन का स्टेटस और दिल्ली में एजुकेशन का स्टेटस।
रूरल एरियाज़ में एजुकेशन का स्टेटस और अर्बन एरियाज़ में एजुकेशन का स्टेटस। ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है, बहुत इम्पोर्टेंट। मिस इन्फॉर्मेशन कैसे होती है, ब्रेन ड्रेन कैसे हो रहा है, इंडिया का जो टॉप टैलेंट है, वो किस तरीके से भारत छोड़ के विदेश जा रहा है, ये आपको एजुकेशन में डिस्कस करना है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वीमेन एम्पावरमेंट। वीमेन एम्पावरमेंट कैसे, क्या है इसमें, वो देख लेते हैं एक बार। इसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए कोट दे रखे हैं आपके लिए। बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ के कोट है ना? बी आर अम्बेडकर का कोट है, महात्मा गांधी का कोट है, अमर्त्य सेन का कोट है। ये नाम भी इम्पोर्टेंट हैं, इनको नाम को भी याद रखना है आपको, है ना? यहीं से आपका रिवीजन भी होना चाहिए कि आप ये नाम को यूज़ कर पाएँ। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर जब चेक करेगा, तो उसके टाइम के ये हीरोज़ हैं। आपके हीरो अलग हो सकते हैं, पर एग्ज़ामिनर के हीरो यही हैं। बी आर अम्बेडकर हो गए, है ना? आपके महात्मा गांधी जी हो गए, अमर्त्य सेन हो गए, ये सब एग्ज़ामिनर के हीरोज़ हैं। तो आपको हीरोज़ को कोट करना तो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए तो। हमारा गोल है उससे मार्क्स लेना, ठीक है? फिर कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ भी दे रखी हैं यहाँ पर आपके लिए, जो मैंने डिस्कस किया था कि आप कुछ एनेक्डोट्स भी यूज़ कर सकते हो इंट्रोडक्शन के लिए। वो आपके लिए कोट्स, रियल लाइफ स्टोरीज़ विमेन से रिलेटेड। आपके लिए 4 स्टोरीज़ मैंने यहाँ मेंशन कर रखी हैं, 5 स्टोरीज़ हैं। आप उसको एक बार देख लें। और विमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है, 5 कंपोनेंट्स क्या है विमेन एम्पावरमेंट के। आप पूरा ऐसे यहीं से लिख सकते हो, पूरा का पूरा ऐसे आपका इन्हीं 5 कंपोनेंट पे फ्लो कर सकता है, अगर आपको ये कंपोनेंट याद है तो। और एग्ज़ाम में आप इसको लिख कर आ गए कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस विमेन एम्पावरमेंट हैज़ 5 कंपोनेंट एंड दीज़ आर एज़ फॉलोज़। फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, फोर्थली एंड लास्टली, ये रहे। अब उनको डीप में डिस्कस कर लो इस तरीके से। इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा। और वीमेन एम्पावरमेंट आज का खेल नहीं है, ये हिस्टोरिकली चला आ रहा है। हिस्ट्री में वीमेन की क्या पोजीशन थी वो भी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में क्या पोजीशन थी, वैदिक एरा में क्या पोजीशन थी, उपनिषद में क्या लिखा हुआ है। जो हमारी इम्पोर्टेंट महिलाएं थीं, उनके बारे में आपको पता है या नहीं पता है, उनके नाम आपको पता है या नहीं पता है, याद है या नहीं है, एग्जाम में कोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आप। एग्जाम्पल्स कभी कभी क्या होता है ना, हम इतना स्टीरियोटाइप्ड हो जाते हैं कि एग्जाम्पल्स हमारे एक ही कैटेगरी से निकलते हैं। तो उसको डाइवर्सिफाई करो, उसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेकर आओ, इंडिया के डिफरेंट कोने से एग्जाम्पल्स लेकर आओ। ईस्ट के भी एग्जाम्पल डालो, नॉर्थ ईस्ट के भी, साउथ के एग्जाम्पल्स डालो, वेस्ट के एग्जाम्पल्स डालो और नॉर्थ के भी एग्जाम्पल्स डालो। महिलाओं के भी एग्जाम्पल्स डालो और पुरुषों के भी डालो। इतनी डाइवर्सिटी आपको अपने ऐसे में दिखानी है, क्योंकि वहाँ आप डाइवर्सिटी दिखा सकते हो। आपके पास टाइम है, आपके पास स्पेस है, आप सोच सकते हो 5 से 10 मिनट में। अब डायमेंशंस, क्या डायमेंशंस होंगे? सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस, जो मैंने बात की थी लेवल एनालिसिस की, कि इंडिविजुअल लेवल पे किस तरीके से, फैमिलियल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे किस तरीके से। लेवल एनालिसिस भी यहाँ पे आपके लिए दे रखा है। फिर प्रॉब्लम्स क्या फेस करती हैं वर्किंग वुमेन सोसाइटी में, जो हम ग्लास सीलिंग डिस्कस कर रहे थे, वो चीज़ क्या होती है? पिंक कॉलर्ड इश्यूज़ क्या होते हैं? द सेकंड शिफ्ट क्या होती है ना? डुअल बर्डन क्या होता है? पैराडॉक्सेस और कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किस तरीके से हो सकती है? अब इश्यूज़ जो अभी लेटेस्ट इश्यू जो बर्निंग इश्यू है इस टाइम पे, वो महिलाओं के रिज़र्वेशन का है, क्योंकि 33% रिज़र्वेशन इन लोकसभा एंड जो है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बिल पास कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसमें मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, क्योंकि ये एक हॉट बर्निंग इश्यू है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। रिज़र्वेशन का जनरल इश्यू क्या है, वो भी आपको पता हो एक बार। इकोलॉजिकल एम्पावरमेंट कैसे हो रही है महिलाओं की, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे हो रही है, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड कर रही हैं महिलाएं, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कैसे हो रहा है, उसका इशू क्या है, इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर ऑन विमेन। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है विमेन पे, क्योंकि जब वॉर होती है तो जो है घर तबाह हो जाते हैं, जो है बॉम्ब्स जो है आपके सिटी की सिटी जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। महिलाओं पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा।
कंक्लूजन में क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग? बहुत सारी डाइवर्सिटी प्रोवाइड की है आपके लिए। श्लोक का यूज़ करिए कंक्लूजन में, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। ठीक है? एक आपकी फेमस स्कॉलर हैं, कोफी अनान, उनको यूज़ करिए, इम्पैक्टफुल लगेगा। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी किस टाइप की है इंडिया में? जो आपके सोशल इश्यूज़ पे क्वेश्चंस आते हैं, कल्चरल इश्यूज़ पे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी डाइवर्सिटी से लिंक करके आप किस तरीके से कंटेंट जो है निकाल सकते हो। इसमें भी कोट्स आपके लिए प्रोवाइड किए हुए हैं इंट्रोडक्शंस के लिए, एनेक्डोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं आपके लिए। किस तरीके से आप जो है डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोस दे सकते हैं, फैक्ट्स दे सकते हैं। क्या है सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है हमारे पास। 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ हैं। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है हमारे पास। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। वी आर अ मल्टी पार्टी सिस्टम। चाइना में क्या होता है कि एक ही पार्टी है। यूएस में क्या होता है कि 2 ही पार्टी हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिक। इंडिया में 1000 पार्टी, 1000 पार्टीज़ हैं। स्टेट में रीजनल पार्टीज़ हैं, है ना? और सेंटर में भी कई पार्टीज़ हैं। आपकी शायद मेरे हिसाब से 8 या 10 जो हैं आपकी नेशनल पार्टीज़ हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 8 या 10 होंगी। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है इंडिया में? कास्ट की डाइवर्सिटी, रेशियल डाइवर्सिटी, फैमिलियल डाइवर्सिटी, फूड हैबिट्स की डाइवर्सिटी, ड्रेस कोड की डाइवर्सिटी, फेस्टिवल्स की डाइवर्सिटी। There is lot of socio-cultural diversity in India. There is religious diversity as well. अब इससे पैराडॉक्सेस और चैलेंजेस क्या आते हैं, वो भी आप एक बार देख लो। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी से किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं आपके, रिलीजियस डाइवर्सिटी से किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं, कास्ट की डाइवर्सिटी से क्या चैलेंजेस आते हैं, फैमिली की डाइवर्सिटी से क्या चैलेंजेस आते हैं, डिबेट्स क्या एसोसिएटेड हैं सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी से, डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है? व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी? ये तो डायरेक्ट एक आपका टॉपिक ही बन जाएगा, है ना? ये शायद यूपीपीसीएस में भी पूछा नहीं गया है, पर ये पूछा जा सकता है। बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई कैसे यूनिटी है। इंडिया इतना डाइवर्स जो कंट्री है, ज्योग्राफिकली हम इतने डाइवर्स हैं, ज्योग्राफिकली, रिलीजियसली और आपकी लिंग्विस्टिकली और जो है रीजनली, पॉलिटिकली सब तरीके से इतने डाइवर्स हैं, तो फिर यूनिटी क्यों है इंडिया में? व्हाट आर द रीजंस फॉर यूनिटी इन इंडिया? ये पता होना चाहिए। सोसाइटी में भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे में भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इतनी यूनिटी? रीजंस किस तरीके से इंश्योर की जाती है पॉलिटिकल यूनिटी? ऑल इंडिया सर्विसेज क्या हैं? कैसे ऑल इंडिया सर्विसेज के जो रूल्स अभी चेंज किए हैं यूपीएससी ने, वो किस तरीके से यूनिटी को इंश्योर कर रहे हैं? पहले क्या होता था, ऑल इंडिया सर्विसेज में जो है आपको जोन्स मिलते थे। 5 ज़ोन आपको मिलते थे 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5th ज़ोन जो होता था वो नॉर्थ ईस्ट होता था। 4th ज़ोन आपका साउथ होता था। 3rd ज़ोन आपका जो है दक्कन वाला होता था और ये आपका नॉर्थ का होता था और ये आपका हिमालयन वाला होता था, माउंटेन वाला। तो ये इसमें क्या होता था कि एक आप ज़ोन मिल गया आपको और आप उसी ज़ोन में चले गए। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज़ की जो है उसकी जो प्रतिष्ठित जो चीज़ है कि आप ऑल इंडिया में सर्व करेंगे, वो ख़त्म कर रहा था, वो ज़ोन के बेसिस पे। अब यूपीएससी ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए। बोल दिया कि 4 ही कैटेगरी रहेंगी भई, 1, 2, 3, 4। चारों कैटेगरीज़ में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को मिला दिया, साउथ के स्टेट्स को मिला दिया, हिमालयन स्टेट्स को मिला दिया, नॉर्थ के स्टेट्स को मिला दिया, दक्कन के स्टेट्स को मिला दिया, सब कुछ शफ़ल कर दिया। यही इंश्योर करेगा आपकी यूनिटी को। मैं कोई रीजन के प्रति जो है, अगर मैं ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं किसी रीजन के प्रति जो है डिवोटेड नहीं रहूँगा। मैं यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी इंश्योर करनी है मुझे। इंडिया दैट इज़ भारत, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपके कंक्लूजन्स हैं। कैसे विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है। गांधी जी किसकी बात करते हैं? आवर एबिलिटी टू रीच यूनिटी इन डाइवर्सिटी विल बी परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट फॉर द टेस्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया एंड इट्स इविल्स। बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। बर्निंग टॉपिक इसलिए है, अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था। अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा था, 3 जो सिबलिंग्स थीं, 3 बहनों ने सुसाइड कर लिया था नोएडा में, है ना? उन्होंने सुसाइड कर लिया था, कोई कोरियन गेम खेल रही थी वो। और वो गेम जो है अपने फ़ोन से खेलती थी, फ़ोन को उनको एडिक्शन था, सोशल मीडिया का उनको एडिक्शन था और उनके फ़ोन को जो है उनके पेरेंट्स ने उनसे छीन लिया, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। सोशल मीडिया एंड इट्स इविल्स। एनेक्डोटल बेस्ड इंट्रोडक्शन आपका रेडी है। कोट्स आपके ये रहे, किस तरीके से आप जो है एज पा सकते हो। कोट्स, सारे कोट्स आपके लिए मेंशन्ड हैं। 2 कोट याद कर लो, एग्ज़ाम में जो है वॉमिट कर देना। एनेक्डोट्स आपके लिए दिए हुए हैं। डेफिनिशन दे रखी है आपके लिए। हिस्ट्री क्या है? हिस्टोरिकल जो है पास्ट से प्रेज़ेंट तक सोशल मीडिया का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। प्रिमिटिव एरा में किस तरीके से सोशल मीडिया था। मिडेवल एरा में किस तरीके से था। गोल्डन एरा में कैसे है सोशल मीडिया। स्टैटिस्टिक्स क्या है सोशल मीडिया के। राइज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न? यहाँ मेरा लॉजिक चेक होगा। एग्ज़ामिनर मेरा लॉजिक चेक करेगा। क्या मुझे इतना लॉजिक आता है कि मैं रीज़न्स बता पा रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट्स में जनरेट कर पा रहा हूँ? वो आपके लिए आर्ग्यूमेंट्स रेडीमेड हैं। सोशल मीडिया ने क्या किया? पॉलिटिक्स एंड मीडिया ने क्या किया? जो कैम्ब्रिज एनालिटिका जो स्कैंडल हुआ था, 2018 में एक एलिगेशन लगी थी कि रशिया ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ मिलके, फेसबुक के साथ मिलके इलेक्शंस को रिग किया था, है ना? इलेक्शन को रिग किया था अमेरिका में। तो पॉलिटिक्स एंड मीडिया, सोशल इश्यूज एंड मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फैलती है इंडिया में। इकोनॉमी एंड मीडिया, कैसे जो है आपकी शेयर मार्केट गिर जाती है एक गलत मिस इन्फॉर्मेशन से। इकोनॉमी एंड मीडिया। इकोलॉजी एंड मीडिया, इकोलॉजी को किस तरीके से मीडिया प्रमोट करता है। अगर कहीं कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है और हेल्थ पे इम्पैक्ट हुआ है तमिलनाडु में, तो आज पूरी इंडिया क्यों बात कर पा रहा है? इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की पूरी इंडिया क्यों बात कर रहा है? क्योंकि देयर इज मीडिया। मीडिया, सोशल मीडिया हैज हाइलाइटेड दैट टॉपिक, दैट इशू, दैट एनवायरमेंटल इशू। चैलेंजेस क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस? एक्सेस एक चैलेंज है, प्राइवेसी एक चैलेंज है, इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे चैलेंज है, राइट्स कैसे होते हैं सोशल मीडिया की वजह से, पब्लिक प्रोटेस्ट, रेडिकलाइजेशन किस तरीके से होता है। जो अभी रिसेंटली दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। उनका जो रेडिकलाइजेशन हुआ था, वो सोशल मीडिया से ही हुआ था और उन्होंने जो प्लानिंग की थी पूरी, वो प्लानिंग भी उन्होंने उसी से की थी सोशल मीडिया से पूरी। साइकोलॉजिकल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं सोशल मीडिया से? रेगुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं सोशल मीडिया को? प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है? और आपका कंक्लूजन। किस तरीके से आप कोट बेस्ड कंक्लूजन को यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया के लिए? इस तरीके से आपके पास कंटेंट होना चाहिए अपने ऐसे के लिए। हम ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो विद दिस वी हैव कम टू अवर लेक्चर नंबर 5। कम वी हैव डन अ ह्यूज, इतना बढ़िया डिस्कशन हुआ है आज का। इतने सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया है हमने। सोशल मीडिया पे डिस्कशन किया हमने, है ना? आपकी डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कशन किया, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में डिस्कशन किया, एजुकेशन के बारे में डिस्कशन किया, हेल्थ के बारे में डिस्कशन किया। इम्पोर्टेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम, बहुत इम्पोर्टेंट है ये थीम्स। बाकी जो कुछ थीम्स हमारी बच गई हैं, कुछ टॉपिक्स जो हमारे बच गए हैं, उनको हम कल डिस्कस करेंगे। काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे उनको भी इसी तरीके से और आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आपको अपना नोट्स जो है उसको हाइलाइट करना है, उसको याद करना है और उसको यूज़ करना है। आप अपने ऐसे की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अब सब कुछ पता चल चुका है, इंट्रो किस तरीके से लिखना है, कंक्लूज़न कैसे लिखना है, बॉडी पार्ट में कैसे लिखना है। अब आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। तो आपको देरी नहीं करनी है, आपको ऐसे लिखना स्टार्ट कर देना है। अब आपको कोई भी इश्यू आए तो आप हमें बता सकते हैं कि मुझे ऐसे में ये प्रॉब्लम हो रही है। हम यहाँ बैठे हुए हैं आपके लिए। आपको अगर किसी भी प्रकार की ज़रूरत है, ऐसे में आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा है, तो यू शुड रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कल मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में और उसमें हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं। थैंक यू सो मच।
हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एसए एज सीरीज़ में। सो आई होप कि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे, ओरिएंटेशन सेशन, इंट्रोडक्शन सेशन और बॉडी का सेशन, और आपने लास्ट थीम वाला सेशन भी देख लिया होगा, है ना? एंड आई होप कि आपने ऐसे जो मैंने आपको बोला था 1-2 ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको कोई इश्यू नहीं आ रहा होगा। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है? सो टुडे इज़ द 6th डे, है ना? आज हम कुछ जो हमारी थीम्स बची हुई हैं जो यूपीपीसीएस में इम्पोर्टेंट है, वो थीम्स और टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, है ना? वो सब चीज़ें जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे और आज हमारे थीम वाले लेक्चर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ बच जाता है तो हम नेक्स्ट सेशन में रख देंगे, उसको 7th लेक्चर में रख देंगे, अगर कुछ बच जाता है तो। क्योंकि क्या है, आज जो है थीम्स बहुत ज़्यादा है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। अगर बाय चांस कुछ जो है टाइम की अगर कमी पड़ती है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट कर देंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ पीवाईक्यूज़ में, ठीक है? 7th लेक्चर में। क्योंकि पीवाईक्यूज़ तो हम साथ-साथ में डिस्कस करते चल रहे हैं। कुछ पीवाईक्यूज़ की हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले से ही कर ली है ना? तो उसको हम 7th लेक्चर के हाफ लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे और 8th लेक्चर में तो आपका जो है 1.5 लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट होगा पीवाईक्यूज़ के लिए, क्योंकि पीवाईक्यूज़ हमने डिस्कस किए हुए हैं काफ़ी डिटेल में। सारे लेक्चर्स में हमने पीवाईक्यूज़ को जो है कैटर किया हुआ है, तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे एच यूपीपीसीएस 100 प्लस टारगेट, 120 का टारगेट है आप सभी लोगों का, है ना? उसको भूलना नहीं है, 120 मार्क्स लेकर आने हैं, 40 ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ ऐसे सेक्शन, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो पहला आपका थीम है, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ यूपीपीसीएस, है ना? यूपीपीएससी, वेरी क्लोज। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा इस थीम से, है ना? अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन किस टाइप से रहेगा, है ना? कि जो आपका एग्रीकल्चर है, इट रिमेन्स द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस तरीके से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। इसका जीडीपी में शेयर क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, उससे भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या है, ठीक है? जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया इंडिया को फ्रॉम फूड डेफिसिट टू फूड सरप्लस नेशन, जिसमें कि राइस आपका और व्हीट का प्रोडक्शन आपको पता हो, ठीक है? अब जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, वो प्राइमरीली आपका इन 3 स्टेट्स में हुआ था प्राइमरीली, ठीक है? इसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ आ गए थे, स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग की वजह से। है ना? कुछ या फिर ये कहें कि कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ अभी भी हमारे एग्रीकल्चर में हैं। क्यों हैं वो? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है बूम कर रही है, ठीक है? पर लैंड उतनी ही है। तो जो लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, तो एवरेज आपकी जो लैंड होल्डिंग है, वो डिक्रीज़ होती जा रही है। अब शायद मेरे हिसाब से 1.17 हेक्टेयर जो है पर पर्सन के हिसाब से, शायद ये अभी बची हुई है हमारी एवरेज लैंड होल्डिंग। तो ये आप इसको एक बार चेक कर लेना, ये एक स्ट्रक्चरल इश्यू है। ठीक है? मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल, दैट्स व्हाट आई वाज़ सेइंग। शायद मेरे हिसाब से ये 90% फार्मर्स जो हैं आपके इस कैटेगरी में, इस ब्रैकेट में आते हैं, जिनके पास लैंड होल्डिंग 1.2 हेक्टेयर से कम है। इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की? फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, ठीक है? क्यों? क्योंकि 45% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। एक्सपोर्ट अर्निंग्स, है ना? जो स्पाइसेस हैं आपके, टी है, कॉफ़ी है, आपका राइस है, आपका सी फूड है, इस सब में आपको एक्सपोर्ट अर्निंग देता है। सबका साथ सबका विकास, इट सपोर्ट्स द इंक्लूसिव ग्रोथ आल्सो। की चैलेंजेस क्या हैं? व्हाट आर द की चैलेंजेस? सबसे पहले आपका स्ट्रक्चरल चैलेंज। क्या स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं? फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। अब लैंड होल्डिंग फ्रेगमेंटेड है, तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं ला सकते, है ना? ये इशू हो जाएगा। लो मैकेनाइजेशन। अब किसी के पास अगर 1.7 हेक्टेयर ही लैंड है, तो वो मशीन्स जो है इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलेगी। देयर इज ह्यूज डिपेंडेंस ऑन द मॉनसून। नियरली हाफ ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इज रेनफेड। ये डेटा आपके उसमें आना चाहिए। सो व्हाट आर द इकोनॉमिक चैलेंजेस? इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है? प्राइस वोलेटिलिटी। कल जो है अनियन आपकी 50 है और सीजन आते ही वो अनियन आपकी ₹2 हो जाएगी मार्केट में। प्राइस क्रैश कर जाएगा। इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, सीड्स की कॉस्ट, फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट, डीजल की कॉस्ट।
एंड देयर इज लिमिटेड एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। एपीएमसी में इश्यूज हैं, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, जैसे कि ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ये आप इसमें पंजाब और हरियाणा को कोट कर सकते हैं। सॉइल सैलिनिटी इज द रिजल्ट ऑफ ओवर इरिगेशन इन पंजाब एंड हरियाणा। देयर आर सोशल चैलेंजेस एज वेल। देयर आर चैलेंजेस ऑफ फार्मर्स सुसाइड, है ना? आपने सुना होगा मराठवाड़ा। मराठवाड़ा एक रीजन है महाराष्ट्र में, वहाँ ये इशू सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ड्रॉट्स हो जाते हैं, ड्रॉट्स की वजह से। जेंडर इनइक्वालिटी इज़ अ इशू। कुछ अब इसमें ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या-क्या सपोर्ट दिया है। व्हाट आर दी गवर्नमेंट सपोर्ट? गवर्नमेंट सपोर्ट क्या-क्या है? एमएसपी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम किसान सपोर्ट योजना, इसमें 6000 रुपीज़ जो है आपको मिलते हैं पर ईयर। 3 इसकी साइकिल्स रहती हैं, 2K की क्वार्टर्स में, ठीक है? पर क्वार्टर मिलते हैं। ई-नैम इज़ अ बिग रिफॉर्म फॉर द मार्केट्स। सॉइल हेल्थ कार्ड इज़ अ बिग रिफॉर्म। एफपीओज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आ जाए। पीएम कृषि सिंचाई योजना इरिगेशन फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मर्स इनकम डबल करना चाहते हैं हम एज़ पर दी दलवाई कमिटी। दलवाई कमिटी का यही गोल था कि फार्मर्स इनकम को डबल करना है। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या-क्या हैं? इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या-क्या हैं? व्हाट आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स? डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं हम, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, डेयरी को प्रमोट कर रहे हैं, फिशरीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी बढ़ती जा रही है, नेचुरल फार्मिंग हमारी बढ़ती जा रही है, एग्रीटेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं। आपने अगर शार्क टैंक देखा होगा, तो उसमें कई जो है आपके स्टार्टअप्स रहते हैं, वो एग्री स्टार्टअप्स रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, इंक्रीजिंग रोल ऑफ women इन एग्रीकल्चरल फोर्सेज, रोल ऑफ एसएचजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब वे फॉरवर्ड क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सबसे बड़ा वे फॉरवर्ड है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो। जो मोनोक्रॉपिंग होती है, हमारे यहाँ पे मोनोकल्चर होता है कि राइस और व्हीट ही हम लोग उगा रहे हैं, उसको बंद करो और मिलेट्स को उगाओ, श्री अन्न को उगाओ, है ना? और आप अपने इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इफिशिएंट बनाओ, उसको स्ट्रेंथन करो। आप माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करो। इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायो ई3 पॉलिसी को कोट करना है। एग्रीकल्चरल जो मार्केट है उसको रिफॉर्म करना है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, जो आपके सिलोज होते हैं उसको डेवलप करना है, फूड वैल्यू चेन को प्रमोट करना है, एग्री प्रोसेसिंग को प्रमोट करना है थ्रू मेगा फूड पार्क्स, एफपीओ का एक्सपेंशन करना है, जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। फिर आपका कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में क्या आ जाएगा कि अभी एग्रीकल्चर इन इंडिया स्टैंड्स एट अ क्रिटिकल जंक्चर। क्यों क्रिटिकल जंक्चर? क्योंकि एक ट्रांजिशन हो रहा है एग्रीकल्चर का। जो हम मोनोक्रॉपिंग करते करते थे, मोनोकल्चर करते थे, उससे हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। अब हम हॉर्टिकल्चर की तरफ जा रहे हैं। अब हम हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं। तो वी आर एट अ क्रिटिकल जंक्चर एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड सपोर्ट लाइवलीहुड ऑफ मल्टीपल जो है आपके पीपल 45% पॉपुलेशन। इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका एआई एंड टेक, जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में आ जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी रिसेंटली एआई समिट हुई है इंडिया में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अभी इसी मंथ में फेब में शायद आज या कल में समिट हुई है, एआई समिट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए व्हाट इज एआई, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेफिनेशन पता हो इंट्रोडक्शन में। हाउ इज डिजिटल टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग इन इंडिया, ये पता हो अपन को। राइज ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल कनेक्टिविटी, वी हैव द सेकेंड लार्जेस्ट यूजर बेस आफ्टर चाइना, दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी अवेयर। आईओटी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बिग डेटा क्या है, इसकी ग्रोथ हो रही है। मशीन लर्निंग लर्निंग की डेवलपमेंट हो रही है, डीप लर्निंग की डेवलपमेंट हो रही है। एमएल आपने सुना होगा, मशीन लर्निंग।
5G का एक्सपेंशन, डिजिटल इंफ्रा का एक्सपेंशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई आपने सुना होगा। इमर्जेंस ऑफ जनरेटिव एआई, ये तो खैर आज बहुत ट्रेंड में है, ये तो पता होना ही चाहिए। Then we will see what is the importance of AI and digital technology. What is the economic importance? It will boost productivity and efficiency. अगर आप किसी भी कंपनी में एआई का आज यूज़ करते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और एफिशिएंसी को बढ़ाता है, और ये डिजिटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है और स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बढ़ाता है। इट सपोर्ट्स ई कॉमर्स एज वेल एज द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। It contributes to the जीडीपी थ्रू इनोवेशन ड्रिवन सेक्टर्स। गवर्नेंस में किस तरीके से ये मदद करता है? डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, आधार बेस्ड सर्विस डिलीवरी, जिससे करप्शन आपका कम हो गया है, इसलिए ये गवर्नेंस में आपको हेल्प कर रहा है। डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, जो अभी हम सेंसस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? जिससे हमारे पास एक डेटा आ जाए और डेटा के बेसिस पे हम पॉलिसीज बनाए हैं, है ना? फिर सोशल सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरीके से हेल्प करेगा? टेलीमेडिसिन को कैसे प्रमोट करेगा? एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक कैसे करेगा? एड टेक प्लेटफॉर्म्स, आपके पीडब्ल्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एआई का यूज़ कर रहे हैं, है ना? किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अभी गवर्नमेंट के साथ इनका एक टाई अप भी हुआ है, शायद सिविल सर्विसेज की कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है, और पीडब्ल्यू जो है कुछ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट के साथ। स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस, क्या सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस है? साइबर सिक्योरिटी को किस तरीके से जो है एनहांस करेगा एआई? सर्विलेंस को कैसे बढ़ाएगा? डिफेंस को कैसे मॉडर्नाइज करेगा? स्पेस एंड सैटेलाइट को किस तरीके से जो है एनालाइज करेगा उसके डेटा को? इमर्जिंग एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं? अब हम देखेंगे इसके चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड कंसर्न्स। सबसे पहले तो एथिकल चैलेंजेस हैं, बायस हो सकता है एल्गोरिदम में, प्राइवेसी की वायलेशन हो सकती है, डेटा का मिसयूज़ हो सकता है, सर्विलेंसेस के कंसर्न हैं, डीप फेक आपने सुना होगा और देखा भी होगा, जो डिफरेंट वीडियोज़ और आपकी इमेजेस बनती हैं डीप फेक से। इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट कंसर्न, बोला जा रहा है कि एआई विल, है ना, एआई आपकी जॉब खा जाएगा, ये भी एक फ़ियर है मार्केट में। स्किल गैप है, डिजिटल डिवाइड है, साइबर सिक्योरिटी का भी थ्रेट है। साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, रैनसमवेयर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, डेटा ब्रीच हो जाती है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रही है। देयर आर रेगुलेटरी चैलेंजेस एज वेल। व्हाट आर द रेगुलेटरी चैलेंजेस? कि डेटा प्रोटेक्शन का एक चैलेंज है, प्राइवेसी लॉ का एक चैलेंज है ना? और लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एआई रेगुलेशन, देयर इज लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एआई रेगुलेशन। अब इंडिया की क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द इंडियाज पॉलिसी फ्रेमवर्क? सबसे पहले डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं हम लोग, नेशनल एआई स्ट्रेटजी है हमारी, इंडिया एआई मिशन है हमारे पास, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास, प्रमोशन ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग जिससे आत्मनिर्भर भारत बना सकें 2047 तक, विकसित भारत। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है हमने साइबर सिक्योरिटी के लिए। ग्लोबल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं? ग्लोबल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं? वो भी इम्पोर्टेंट है। ईयू का एआई एक्ट फॉर रेगुलेशन, इसको आप कोट करेंगे अपने ऐसे में। इंडिया के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? अब वे फॉरवर्ड क्या है? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? हमको सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव एआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना होगा। हमको इन्वेस्ट करना होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में। हमको स्किल्स प्रमोट करनी होंगी एआई और डेटा साइंस में। हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज करना होगा। हमें स्ट्रेंथ करनी होगी हमारी साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को। हमें एथिकल एआई प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना होगा। डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस करना होगा, इंक्लूसिव पॉलिसीज बनानी होंगी। हमें रिसर्च को फॉस्टर करना होगा, इंडिजीनियस इनोवेशंस को फॉस्टर करना होगा। कंक्लूजन क्या होगा? कि एथिकल सेफगार्ड्स हों, रेगुलेटरी क्लैरिटी हो एंड इंक्लूसिव एक्सेस हो। ये आपका कंक्लूजन होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंज, एवरग्रीन टॉपिक।
हमेशा इम्पोर्टेंट है। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? क्लाइमेट चेंज होता क्या है? डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। लॉन्ग टर्म ऑल्टरेशन इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड पैटर्न एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम प्राइमरीली कॉज्ड बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, फॉसल फ्यूल कंबशन। ये आपको याद रखना है। अब साइंटिफिक बेसिस क्या है क्लाइमेट चेंज का? जिस तरीके से अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पेरिस एग्रीमेंट को लीव कर दिया है, उन्होंने हवाला ये दिया है, इसका मतलब बेसिस ये बोला है कि देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो हो ही नहीं रहा है, वो तो एक मिथ है, वो तो ह्यूमन मेड फिनोमिना है क्लाइमेट चेंज। देयर इज नो सच फिनोमिना एज क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो हमें पता होना चाहिए कि देयर इज अ साइंटिफिक बेसिस। क्या है वो साइंटिफिक बेसिस? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इनहैंस्ड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ये साइंटिफिक एविडेंस हैं आपके पास जो आपको बताते हैं कि देयर इज क्लाइमेट चेंज। इट इज नॉट अ मिथ। मेजर कॉजेज क्या क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज और नेचुरल कॉजेज में आपको डिवाइड करना है इसको। सबसे बड़ा कॉज है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड गैस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल एमिशंस, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसे? जो आपकी लाइफ स्टॉक है वो सबसे ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस करती है। अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ। नेचुरल कॉजेज क्या क्या हैं? वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, सोलर रेडिएशन वेरिएबिलिटी है, ओशियन करंट की वेरिएबिलिटी है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? व्हाट इज द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स। आपने देखा होगा कि फेब में कभी इतना टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता था, फेब में भी विंटर्स फील होती थी, पर आजकल जो है विंटर्स आपकी कम फील होती हैं, जल्दी से समझ आ जाती हैं। तो दिस इज व्हाट ग्लोबल टेम्परेचर राइज इज। सी लेवल्स आर राइजिंग, है ना। ओशन एसिडिफिकेशन। आपकी जो नेचुरल डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि आपके साइक्लोन्स हो गए, आपकी फ्लड्स हो गई, आपके ड्रॉट्स हो गए, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है, मोर फ्रीक्वेंट हो गए हैं ये सब डिजास्टर्स। फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू क्रॉप यील्ड वेरिएबिलिटी, वाटर स्कार्सिटी एंड ग्लेशियर रिट्रीट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम इम्बैलेंस, हेल्थ इम्पैक्ट, हीट स्ट्रेस। अब इंडिया पे क्या स्पेसिफिक इम्पैक्ट पड़ा? व्हाट इज द स्पेसिफिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया? हीट वेव्स नॉर्थ इंडिया में, इरेटिक मॉनसून और उसकी वजह से एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स हमारे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, हिमालयन ग्लेशियर का रिट्रीट होना, थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, सो वी नीड फूड सिक्योरिटी फॉर आवर पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, अर्बन फ्लडिंग बढ़ती जा रही है, एंड व्हाट आर दी इंटरनेशनल एफर्ट्स? इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है? यूएनएफसीसी की कॉप होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। फिफ्थ 15th कॉप में आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। 15th था या कुछ और था, याद नहीं आ रहा मुझे अभी, पर ये आपका पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। क्योटो प्रोटोकॉल आपका है, आपका पेरिस एग्रीमेंट 2015, जिसने टारगेट दिया है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, अगर रोक सकते हैं तो रोकेंगे, वरना 2 डिग्री तो रोकना ही है। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। आईपीसीसी साइंटिफिक असेसमेंट करता है ना। सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट अभी रीसेंट रिपोर्ट है आईपीसीसी की। इंडिया की क्लाइमेट कमिटमेंट्स क्या हैं? पंचामृत। क्या है पंचामृत? जो कि कॉप 21 में इंडिया ने बोला था, सॉरी कॉप 26 था, कॉप 26 2021। पंचामृत। एनडीसी कमिटमेंट्स क्या है? नेट जीरो कब तक लाना है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कैसे डेवलप करनी है। 50% तो हम अचीव कर चुके हैं, है ना। 50% हम टारगेट से पहले ही अचीव कर चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने एस्टैब्लिश किया। एनएपीसीसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट कर रहे हैं।
मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं? रिन्यूएबल एनर्जी पे सोर्सेज पे हम लोग आ रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी प्रमोट कर रहे हैं पीएटी प्रोग्राम के अंदर, एफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर रहे हैं, रिफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर रहे हैं, 33% का टारगेट है हमारा। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज क्या हैं? वाटर कंजर्वेशन करना, डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्ड रहना, सेंडाई फ्रेमवर्क आपको याद रखना है इसमें। फिर आपका वे फॉरवर्ड क्या है? ए, जो जस्ट ट्रांजिशन है उसको इंश्योर करना है हमें, रिसर्च इनोवेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, लाइफस्टाइल मूवमेंट फॉर एनवायरनमेंट को प्रमोट करना है, फाइनेंस मैकेनिज्म्स को डेवलप करना है। इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है इसको। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऐसे, ये पॉलिटी के सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ए में। सेक्शन ए से एक क्वेश्चन आपका पॉलिटी से आएगा, उसमें डेमोक्रेसी आएगी। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है? पावर अल्टीमेटली रिजाइड्स विद द पीपल। डेमोक्रेसी में पावर हमेशा पीपल के पास होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, रूल ऑफ लॉ होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, है ना? अब कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस हैं वो क्या है इंडियन डेमोक्रेसी के? प्रियम्बल है हमारा, प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फेडरल स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी विद जुडिशियल रिव्यू। अब 8 कोर आइडियल्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था पहले लेक्चर में, कि जस्टिस अगर मैं सिंपल लिख दूंगा तो काम नहीं चलेगा, जो है मीनिंग पता होना चाहिए मुझे कि सोशल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप क्या है, इंडिविजुअल डिग्निटी क्या है, ऑटोनॉमी क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, फ्रेटर्निटी क्या होती है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ये यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ भी रखा है कि किस तरीके से रीजनलिज्म थ्रेट है यूनिटी के लिए, तो आप इसको कोट कर सकते हैं यहाँ से। सेकुलरिज्म भी पीवाईक्यूज में आ रखा है आपका। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग आइडियल्स। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, मीडिया इज द फोर्थ पिलर। मीडिया का भी क्वेश्चन आ रखा है कि सोशल मीडिया कैसे जो है अपनी हद क्रॉस करता जा रहा है। अब इमर्जिंग इश्यूज क्या क्या हैं? इमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। पॉलिटिकल इशू क्या है? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। आप यहाँ पे एडीआर की रिपोर्ट भी कोट कर सकते हैं कि जो है आपकी 16th लोकसभा में कितने जो है क्रिमिनल सेंटर किए हैं। डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना डिसरप्शन हो रहा है आज पार्लियामेंट में, आप देख ही रहे होंगे, डिबेट्स चल रही हैं अभी इस टाइम पे, बजट की डिबेट्स चल रही हैं, जो बजट का जो डिस्कशन चल रहा है, आप एक बार यूट्यूब पे प्रीवियस डिबेट्स जब होती थी बजट की वो देखना और फिर अभी की डिबेट्स देखना, आपको क्वालिटी में डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वालिटी डिक्लाइन हो रही है। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ऑर्डिनेंसेस, डिफेक्शन, नाइन्थ शेड्यूल, किस तरीके से डिफेक्शन हो रहा है, आया राम गया राम, आपको केस याद होगा ये वाला। इंस्टीट्यूशनल कंसर्न्स क्या हैं? एलिगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, डिले इन जुडिशियल डिलीवरी। सोशल इश्यूज क्या हैं? कम्युनलिज्म इज अ ग्रोइंग चैलेंज इन इंडिया। कास्ट का पोलराइजेशन हो रहा है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, हेट स्पीच हो रही है, मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है। इलेक्टोरल चैलेंजेस क्या हैं? मनी एंड मसल पावर का यूज होता है इलेक्शंस में। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इशू था वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट नहीं कर रहा था। फेडरल चैलेंजेस क्या हैं? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीपीसीएस के लिए। इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो ट्रस्ट था वो इरोड हो रहा है, उसका रीजन है सोशल अनरेस्ट हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, सिविल लिबर्टी वीकनिंग हो रही है, प्रोटेस्ट आज डिफिकल्ट हो गए हैं।
वे फॉरवर्ड क्या है? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? हम लोगों को पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को स्ट्रेंथन करना होगा और डिबेट कल्चर को प्रमोट करना होगा। जुडिशियल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी को प्रमोट करना होगा, सिविक एजुकेशन को प्रमोट करना होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और स्ट्रेंथन करना है। कंक्लूजन आपका, ये आपका कंक्लूजन है। इसी तरीके से गवर्नेंस भी मैंने आपके लिए यहाँ पर अपने हैंड रिटन नोट्स अटैच कर दिए हैं, वो भी आप एक बार देख लेना कि ई गवर्नेंस में किस तरीके से आपका जो है काम करेगा। व्हाट इज ई गवर्नेंस, व्हाई डू वी नीड ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, why it is important, it will improve the delivery of public services and simplify the process of accessing them. It is the use of ICT, information communication technology. पोटेंशियल क्या क्या है ई गवर्नेंस का? कॉस्ट को इफेक्टिव बना देगा, एम्पावरमेंट करेगा, स्कोप ऑफ गवर्नेंस इंक्रीज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करेगा, क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, जो सर्विस क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। ये पोटेंशियल है। चैलेंजेस क्या क्या हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड एआरसी? हाइपर सर्विलेंस को प्रमोट कर सकता है, डिजिटल डिवाइड है इंडिया में अभी, इनिशियल कॉस्ट थोड़ी हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, ट्रस्ट डेफिसिट है। अप्रोच क्या है? स्मार्ट गवर्नेंस, सिंपल होनी चाहिए, मोरल होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये आपकी ई गवर्नेंस है। इसी प्रकार से आपके एनजीओज, रोल ऑफ एनजीओज, एनजीओज के एग्जांपल पता हो, पीटा एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, गूंज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओआरएन है, प्रथम है, सुलभ है, एडीआर है। कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है एनजीओज की, पर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या होते हैं एनजीओज? एनजीओज refers to not for profit organization that pursue activities on relieving sufferings, promote interest of the poor, protect environment, provide basic social services और undertake community development। ये और एग्जांपल्स आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। Why do we need NGOs? क्योंकि there is issue of exclusion, there is problem of Naxalism, the human development indicators are very poor in India, there is problem of hunger in India, there is problem of policy formulation, implementation and review that will be strengthened। ये सारे इश्यूज हैं, एजुकेशन में इशू है, हेल्थ में इशू है। एनजीओ का रोल क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओ? सोशल सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं ये, जो सोशल नीड्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को। सर्विसेज में क्या रोल है इनका? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे बिल्ड करते हैं, इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग किस तरीके से करते हैं, वॉच डॉग क्यों बोला जाता है इनको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसका एक एग्जांपल है, ब्रोकरेज कैसे करते हैं, फिर इनके इश्यूज क्या क्या हैं, व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद द एनजीओज दैट नीड्स टू बी मेंशन इन द बॉडी ऑफ द एसे। है ना? इस तरीके से आपकी थीम, जो थीम से हम थीम डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि कंटेंट क्या होना चाहिए। अगर आप ये कंटेंट लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स जो है +5 मार्क्स। अगर 30 आ रहे हैं तो 35 हो जाएँगे, 35 आ रहे हैं तो 40 हो जाएँगे। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट? It is a process of preparing for, responding to, recovering from and mitigating the impact of natural and man-made disasters। केवल नेचुरल नहीं होते डिजास्टर्स, मैन मेड भी होते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी इज अ डिजास्टर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, जो कि आपकी 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद बनाया गया था, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स जो है कैलिब्रेटेड नहीं था। कितने टाइप के डिजास्टर्स होते हैं? नेचुरल होते हैं, मैन मेड होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? अर्थक्वेक है, फ्लड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, ड्रॉट्स हैं, हीट वेव्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, अवलांचेस हैं, सुनामी है। लैंडस्लाइड पूछा जा चुका है। मैन मेड डिजास्टर्स कौन से हैं? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, गैस लीक, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ऑयल स्पिल्स और केमिकल स्पिल्स जो आपके ओशियंस में होता है, अर्बन फायर्स, बिल्डिंग कोलैप्सेस, स्टैम्पेड्स। अब देखते हैं वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया, व्हाई वी आर स्टडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि इंडिया इज वल्नरेबल।
60% of the land mass is prone to earthquakes. 40 million hectares of land is prone to flood. और साइक्लोन्स और सुनामी से हमारी कोस्टलाइन वल्नरेबल है। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है जिससे डिजास्टर की रिस्क बढ़ती जा रही है। क्लाइमेट चेंज है आपका, उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल क्या होती है। सबसे पहले हम प्रिवेंशन की कोशिश करेंगे कि डिजास्टर आए ही ना। हम कैसे डिजास्टर को अवॉइड कर सकते हैं। फ्लड्स के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपर्पज़ डैम्स बनाते हैं हम लोग, जिससे फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। फिर अगर प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं तो मिटिगेट करते हैं, रिड्यूस द इम्पैक्ट द सीवियरिटी, इसकी कोशिश करते हैं। किस तरीके से, जब साइक्लोन्स आने वाले होते हैं तो हम कोस्ट लाइन को खाली करवा लेते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू, इससे सीवियरिटी को रिड्यूस किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके। प्रिपेयर्डनेस, वी प्रिपेयर अवर सेल्फ, ट्रेनिंग होती है, मॉक ड्रिल्स होती हैं। फिर रिस्पॉन्स किस तरीके का होता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते हैं, रिलीफ ऑपरेशंस चलते हैं, मेडिकल असिस्टेंस दी जाती है। फिर रिकवरी कैसे होती है, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। वी वांट टू बिल्ड बैक बेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले साइक्लोन्स आए थे या फिर पहले साइक्लोन आए उड़ीसा में, उससे जो कैजुअलिटी हुई, अब वो कैजुअलिटी का नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, वो कैजुअलिटीज जो है गिरनी चाहिए। अगर पहले 2 कैजुअलिटी हुई है तो अब 0 कैजुअलिटी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी होती है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आपकी फोर्सेस होती हैं नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, और फंड्स भी होते हैं आपके पास। आर्म्ड फोर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पॉलिसीज क्या क्या हैं? नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट है, सेंडाई फ्रेमवर्क है हमारे पास, साइक्लोन की अलग पॉलिसी है, फ्लड की अलग पॉलिसी है, हीट एक्शन प्लान अलग से है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या-क्या हैं? व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस? सैटेलाइट बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग, है ना? डोपलर जो आपके रडार सिस्टम है, मॉडर्न रडार सिस्टम्स वो लगे हुए हैं। जीआईएस मैपिंग है, हैजार्ड ज़ोनेशन है। अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन, मतलब अर्ली वार्निंग दे दें आप एसएमएस या फिर ऐप्स के थ्रू। यूज़ ऑफ ड्रोन्स एंड एआई। कम्युनिटी का कैसे रोल है? फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स क्या-क्या हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। सीएसआर का किस तरीके से यूज़ होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। अब चैलेंजेस क्या हैं? सो व्हाट आर दी डिफरेंट चैलेंजेस? सबसे पहले तो पुअर प्लानिंग है अर्बन एरियाज़ में, एनक्रोचमेंट तो जगह ही नहीं है। इस चक्कर में अर्बन फायर्स, स्लम्स में प्रॉब्लम्स, ये इशू है। वीक एनफोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड्स, आपने देखा होगा मुखर्जी नगर में बहुत ज़्यादा इशू है इसका। अभी रिसेंटली जो है बहुत ज़्यादा इसमें इशू आया था और बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने सेंटर्स को शिफ्ट भी कर लिया। कई नोएडा चले गए, कई कहीं और चले गए। तो बिल्डिंग कोड का एनफोर्समेंट नहीं हो रहा था और जो है सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा था। देयर इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज़, दैट इज़ द इश्यू। देयर इज़ इनएडिक्वेट लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन रिलीफ डिलीवरी। देयर इज़ अ नेक्सस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर। वो हमने देखा कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके चक्कर में सी टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, उसके चक्कर में साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं। सिंपल नेक्सस है। अब वे फॉरवर्ड क्या है हमारा? अर्ली वार्निंग सिस्टम को जो है स्ट्रेंथन करो, डिजास्टर रेजिलियंस को प्रमोट करो, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग करो, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करो एट द लोकल गवर्नमेंट लेवल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करो। ये आपके वे फॉरवर्ड हैं। एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी चाहिए हमें। वी नीड अ होलिस्टिक स्ट्रेटजी फॉर द कंक्लूजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपका एनवायरमेंट से आता है। एनवायरमेंट होता क्या है? एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हैं? मेजर चैलेंजेस क्या हैं? मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या हैं? क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू है, एयर पोल्यूशन एक मेजर इशू है, वाटर पोल्यूशन एंड स्कार्सिटी इज अ मेजर इशू, deforestation and biodiversity loss is a major issue, land degradation is a major issue,
वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस इज अ मेजर इशू। अब कॉजेज क्या हैं? व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, कंज्यूमरिज्म एंड इन लीनियर इकोनॉमिक मॉडल। सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल नहीं है हमारा। यूज एंड थ्रो कर देते हैं हम लोग। सिंगल यूज प्लास्टिक्स। हमको क्या करना चाहिए? सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए। यूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे, 4-5 बार इसका ये होना चाहिए, इस साइकिल में घूमना चाहिए। वीक एनफोर्समेंट है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज? इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, फूड चेन में डिस्टरबेंस आना। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, हेल्थ के एक्सपेंडिचर का बर्डन बढ़ रहा है। सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट होता है, वाटर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पे अलग से इम्पैक्ट पड़ता है। पॉलिटिकल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इन्वायरमेंटल गवर्नेंस क्या है? व्हाट इज गवर्नेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया? दैट यू शुड नो। है ना? वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे? यही सब चीज़ें लिखेंगे हम लोग। एक पॉइंट आपका इसका भी आएगा कि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस कैसी है इंडिया में। क्या हमारे यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एनजीटी है क्या? स्वच्छ भारत मिशन क्या है? अब ग्लोबल फ्रेमवर्क क्या है? पेरिस एग्रीमेंट क्या है? सीबीडी क्या है? एसडीजीज क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? और कुछ इमर्जिंग चैलेंजेस, जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, जैसे कि आपकी माइक्रो प्लास्टिक, अर्बन हीट आइलैंड, यूपी पीसीएस पूछ चुका है इसको, मरीन पोल्यूशन। तो वे फॉरवर्ड क्या है? सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। अगर थर्मल पावर प्लांट्स से ट्रांजिशन कर जाएंगे तो टेम्परेचर या फिर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज कम हो जाएंगे, जैसे PM2.5 एंड PM10। सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को प्रमोट करना है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को प्रमोट करना है, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग को प्रमोट करना है, ग्रीन इंफ्रा को प्रमोट करना है, वाटर कंजर्वेशन करनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, एफॉरेस्टेशन करना है, लाइफ को सपोर्ट करना है। इंडिविजुअल्स का क्या रोल है? कम्युनिटीज़ का क्या रोल है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इसको प्रमोट करना है। 3R। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स लेने हैं। कंक्लूजन क्या आ जाएगा? कि environmental challenges are interconnected and multidimensional, affecting economic growth, social stability, and global peace. Sustainable development requires balancing ecological protection with economic aspiration. So, we have discussed many topics in today's lecture. Now, we will discuss few topics in the tomorrow's lecture, जिसमें आपका इंडियन सिक्योरिटी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें मैंने आपके लिए अपने नोट्स भी अटैच कर दिए हैं। जो स्कॉलर्स हैं, स्कॉलरली ओपिनियन है, वो भी मैंने आपके लिए अटैच कर दिया है ना? इससे आपको एक सब्सटेंस मिले, मैच्योरिटी मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर। लास्ट लेक्चर में हम ये सब डिस्कस कर लेंगे। 7th लेक्चर में हमारे, है ना, 3 टॉपिक हमारे बच रहे हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, और स्पेस भी बच रहा है। 4 टॉपिक्स हैं हमारे, 4 टॉपिक हम 7th लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाकी एसएचजीज़ के लिए भी मैंने आपके लिए नोट्स अटैच कर दिए हैं कि एसएचजीज़ का क्या रोल होता है, और कुछ एथिकल कीवर्ड्स भी आपके लिए मैंने अटैच कर दिए हैं, जिनको आप अपने ऐसे में यूज़ कर लें। ये भी इम्पोर्टेंट है। डिवोल्यूशन टू ड्यूटी क्या होता है? एथिकल हाई स्टैंडर्ड, हिपोक्रेटिक ओथ। अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड आपका कोई टॉपिक ऐसे में आया है, तो आप उसमें हिपोक्रेटिक ओथ का यूज़ करेंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कल मिलते हैं, और कल हमारे जो बचे हुए 4 से 5 टॉपिक्स हैं थीम वाले, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पीवाईक्यू पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव। विल मीट यू टुमारो। थैंक यू सो मच।